नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। उत्तराखंड के इस महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। अब उत्तराखंड का महासंग्राम जो है, चंपावत उपचुनाव की बात करें तो ये अंतिम पड़ाव पर है। आज 5 बजे की बात कर लें तो यहाँ पर चुनाव का जो शोर है वो थम जाएगा और सीधे 31 मई को अब इस चुनावी शोर की जो आहट है, गड़गड़ाहट है, वो सुनने को मिलेगी। यानी कि 31 मई को यहाँ पर मतदान होगा और उस मतदान का क्या रिजल्ट होगा वो 3 जून को सामने आ जाएगा। तो फिलहाल सियासी गहमा गर्मी चरम पर है और इसी सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनावी परीक्षा है। चंपावत उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा और एक तरफ जहां कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव जीतने का दावा किया है, वहीं बीजेपी का प्रचार जोरों पर है। और आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें बीजेपी से योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल थे। चंपावत में पहले राहुल गांधी के आने की खबर उड़ी थी, लेकिन वो महज एक अफवाह निकली। वहीं बीजेपी से स्टार प्रचारकों के रूप में योगी जनसभा और रोड शो कर चुके हैं और बुलडोजर बाबा को चंपावत में भारी समर्थन मिला है और भीड़ देखकर ये कहना पड़ रहा है कि लगभग धामी की जीत पक्की है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी की सभाओं में जो धामी के जिताने के लिए सैलाब उमड़ रहा है, उसे देखकर बीजेपी नेता धामी की जीत पक्की बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ औपचारिक के लिए चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में राहुल, प्रियंका जैसे दिग्गजों का नाम शामिल था। लेकिन किसी ने भी चंपावत उपचुनाव में आने से जहमत नहीं उठाई और इस पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि हमें प्रदेश नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्हें जिताने के लिए प्रदेश नेतृत्व दिन रात मेहनत कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल और प्रियंका पर भरोसा नहीं है और क्या राहुल और प्रियंका को चंपावत उपचुनाव में प्रचार नहीं करना चाहिए? क्या कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है? और एक तरफ जहां बीजेपी इस उपचुनाव में अपनी जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ये स्वीकार चुके हैं कि वाकई बीजेपी जीतने जा रही है। कांग्रेस जीत का दावा तो कर रही है, अपने प्रत्याशी को भी मजबूत बता रही है, लेकिन केंद्रीय नेताओं का भी फर्ज बनता है कि उत्तराखंड में आकर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रचार करें। तो आप लोग कमल के फूल वाला बटन इतना दबा दीजिए कि दबाते शाम होने तक वो बटन ही हमारा अंदर चला जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत। धामी जी को खटेमा से भी जीतना चाहिए था। पता नहीं क्या कारण रहा कि वो हार गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर ही रखा था। जब सीएम प्रोजेक्ट होने के बाद प्रदेश में 47 सीटें आ जाती हैं और सीएम का कैंडिडेट हार जाता है, तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो अंदरूनी लड़ाई है वो लड़ाई के कारण बनते हैं हार का। और इस समय धामी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो एक सीएम के रूप में लड़ रहे हैं। तो आज तक का हमारा उत्तराखंड का इतिहास भी रहा है, सीएम रहते हुए जिसने चुनाव लड़ा वो निश्चित रूप से जीता है। और लेकिन फिर भी कांग्रेस दावा कर रही है और मैं भी चाहूँगा कि बहुत गंभीरता से चुनाव को लड़ा जाए और मजबूती के साथ लड़ा जाए। हार जीत होती है वो अलग बात है, लेकिन चुनाव की ढंग से लड़ा जाना चाहिए और कांग्रेस उसको लड़ेगी भी। और जहाँ तक जीत हार का प्रश्न है वो तो रिजल्ट बताएगा। और वैसे भी धामी जी हार ही जाएंगे कहना भी संभव नहीं है और एकदम क्लियर जीत रहे ऐसा कहना भी संभव नहीं है, राजनीति है। लेकिन फिर भी लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आज तक नहीं हारा है
तो धामी जी भी नहीं हारेंगे, ये उम्मीद है लोगों को। अब कांग्रेस का कैंडिडेट, कांग्रेस की जो टीम है वो किस तरह से चुनाव अभियान को आगे बढ़ाने का काम करती है, उससे कुछ दिनों में पता लगेगा कि क्या होने जा रहा है। चंपावत चुनाव पहले तो सवाल सत्तारूढ़ दल से होना चाहिए कि 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची सत्तारूढ़ दल ने जारी करी, क्या ये सुनिश्चित हो चुका है कि 40 के 40 स्टार प्रचारक वहां पहुंचे चंपावत उपचुनाव में? और कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन को अपने संगठन पर भरोसा है, वहाँ हमारी प्रत्याशी को अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भरोसा है, और जनता को भी देखिए स्थानीय नेता और स्थानीय कार्यकर्ता ज़्यादा प्रभावित करता है। एक छोटा सा चंपावत का उपचुनाव है और कहीं ना कहीं एकजुटता के साथ वहाँ आपको कांग्रेस लाभबद्ध दिख रही है अपने प्रत्याशी के पीछे। वहीं चंपावत में एक तरफा चुनाव है। कांग्रेस केवल रस्म अदायगी के लिए चुनाव लड़ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो हमारे स्टार प्रचारक की सूची में थे, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे हमारे अपने मंत्रीगण हों, सभी चुनाव प्रचार के लिए लगातार यहाँ रहे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का एक भी स्टार प्रचारक यहाँ नहीं आया, ना राहुल गांधी आए, ना ही प्रियंका गांधी आई। जो कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो सारी हवाई साबित हुई। और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भी जानता है, कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि चंपावत वो एक तरफा हारने जा रहे हैं। चंपावत में उनके लिए कोई भी जो आशा की किरण नहीं है। मुश्किल से उनकी प्रत्याशी जमानत अगर बचा पाए तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। कांग्रेस चंपावत का रण, जिस प्रकार 22 का रण वो हार गई, चंपावत का रण भी बहुत बुरी तरह से हारने जा रही है। तो चंपावत का रण है, उसके लिए आज शाम चुनावी शोर तो थम जाएगा, लेकिन ये शोर और गहरा जाएगा, क्योंकि 31 मई की बात कर ले तो यहाँ पर मतदान होना है और 3 जून को नतीजे आ जाएंगे। और अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी तो पूरी झांकत ताकत जो है वो झोंक रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव इसलिए लड़ा जा रहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो मैदान में दिखे या कांग्रेस मैदान में दिखे, या सीधे तौर पर देखना ये होगा कि क्या ये चुनाव सिर्फ औपचारिक के तौर पर कांग्रेस लड़ रही है या कांग्रेस में कुछ दम बकाया है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार जो है वो चरम पर है और ये प्रचार चरम पर बीजेपी की तरफ से है। कांग्रेस भी दम तो भरती हुई नजर आती है, लेकिन क्या उसमें उतना ही दम है जितना सीएम पुष्कर सिंह धामी के चुनाव प्रचार में है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मेहमानों से परिचय। संजीव वर्मा प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अलग ही छवि है इनकी बीजेपी में। वसी जैदी प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, विपक्ष के मुद्दे बड़ी बखूबी से उठाने के लिए जाने जाते हैं वसी जदीदी, और तमाम मुद्दों पर जानकार, उत्तराखंड के जो अहम मुद्दे हैं उन पर जानकार हरीश मैखुरी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। हरीश जी, सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा और फिर मेहमानों की ओर जाना चाहूँगा। हरीश जी, क्या जिस तरीके से कांग्रेस उत्तराखंड के उपचुनाव में ढील देती हुई नजर आ रही है, क्या जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी, हालांकि बीजेपी की तरफ से भी जो नाम शामिल किए गए थे उसमें से कुछ ही नाम सामने आए हैं, लेकिन क्या जिस तरीके से कांग्रेस ढील देती हुई नजर आ रही है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम नाम शामिल हैं स्टार प्रचारकों की सूची में, लेकिन जो क्षेत्रीय नेता है सिर्फ वही मैदान में नजर आ रहे हैं? जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुला लेती है, बड़ी बड़ी जनसभाएं की जा रही हैं। इससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चुनाव औपचारिक ही बचा है कांग्रेस के लिए, ये महज एक औपचारिकता है और 3 मई का जो नतीजा है वो जनसभाओं में दिख जाता है। 3 जून का, माफ कीजिएगा। जी, आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार जो आम प्रचार है वो लगभग थम जाएगा और अभी तक की हम जो राजनीतिक दल वहाँ पे भी चुनाव में, उपचुनाव में, चंपावत उपचुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं, उनकी जो भागीदारी देखें तो उसमें सबसे ज्यादा जो सक्रिय हमें दिखा है वो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने 40 अपने स्टार प्रचारकों की सूची निकाली थी, उसमें से 40 के 40 नियत तिथि पर चंपावत पहुंचे हैं। उसमें योगी आदित्यनाथ भी सम्मिलित हैं जो निश्चित अपनी तिथि पे चंपावत मतलब चुनाव प्रचार में पहुंचे और उन्होंने बहुत प्रभावशाली तरीके से वहां पे बात भी रखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको काफल की टोकरी भेंट की। इसके अलावा तमाम वो जितने भी हमारे वहां पर मंदिर हैं वो हैं, लोक भवन, सारे काम भारतीय जनता पार्टी वो कर रही, जिससे कि जनता उनकी तरफ आकर्षित।
वही हम जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी भूमिका देख रहे हैं, खासकर हमारे जो मजबूत एक प्रतिपक्ष होता है, मजबूत प्रतिपक्ष है कांग्रेस, उसकी भूमिका देख रहे हैं। तो उन्होंने मतलब एक तो वहां पे महिला प्रत्याशी खड़ी की है और वो महिला प्रत्याशी हमारी विदेश मतलब रह के आई है। चंपावत की परिस्थितियों में पहले एक जमाने में वो यहाँ कोई पदाधिकारी रही, लेकिन अब वो उतनी उनके कितनी घुसपैठ है, कितनी लोगों से पहुंच है, वो देखने वाली बात है। उसके अलावा जो अन्य राजनीतिक दल भी हैं वो मतलब काफी वहाँ पे शिथिल दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह की भूमिका बढ़ चढ़कर चुनाव में होनी चाहिए वो नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि जो प्रतिपक्ष है करीब करीब उस शिद्दत के साथ चुनाव नहीं लड़ रहा है जिस शिद्दत के साथ ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो अगर विपक्ष वहाँ पे बाजी मारता तो निश्चित रूप से विपक्ष को वहाँ पे माइलेज मिलने वाला है। उत्तराखंड में इनको खासकर कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिल सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ पे एक तरह से हथियार डाल दिए हैं और दूसरे दलों का तो मतलब वैसे ही वर्चस्व बहुत न्यून है, अत्यंत न्यून है। तो भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ वहाँ पे बढ़त बनती हुई दिख रही है। उसकी जनसभाओं में भारी भीड़ भी उमड़ रही है। उसके अलावा एक पॉजिटिव पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के साथ माइलेज ये है कि लोगों ने बने बनाए मुख्यमंत्री को वोट देना है। तो मुख्यमंत्री से डायरेक्ट जुड़ा होना भी जनता को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाता है। ये मानसिकता जनता के बीच बनी हुई है, उस कारण भी इनको माइलेज मिला हुआ है। एक प्लस पॉइंट है ये बीजेपी का। और प्रतिपक्ष से जो हमारा कैंडिडेट चुनाव जीतेगा तो निश्चित रूप से उसको विपक्ष में ही बैठना है। तो अब ये चंपावत की जनता इस तरह का भी विश्लेषण वहाँ पे करती नजर आई हमें। परंतु लोकतंत्र की मजबूती के लिए मजबूत विपक्ष, मजबूत चुनाव, पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ना भी कहीं ना कहीं एक संदेश देता है जिसका अभाव दिख रहा है। बिल्कुल। चलिए हरीश जी लौटूंगा आपके पास। वसी जैदी जी, आवाज पहुंच रही है आपको? देखिए मुझे आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद आपका विजय से जोड़ने के लिए। चलिए। और मैं भी अपने आपके पत्रकार हमारे हरीश मैखुर जी को मैं सुन रहा था। हरीश मैखुर जी ने कहा कि नियत समय पर सारे स्टार प्रचारक पहुंचे हैं भाजपा से। मैं आपको बताता हूं कि स्टार प्रचारक की लिस्ट मेरे सामने है। इसमें अनुराग ठाकुर का नाम भी है, स्मृति ईरानी का नाम भी है, तेजस्वी सूर्य का नाम भी है, तीरथ सिंह रावत जी का नाम भी है, त्रिवेंद्र रावत जी का भी नाम है। मुझे आप बता दीजिए इनमें से कोई भी अगर व्यक्ति आपके पास पहुंचा हो, वहां पर पहुंचा हो, आपके पास कोई जानकारी हो तो मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम जिस तरह से हमारे साथी पत्रकार हरीश मैखुर जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, जिस तरह से वो भी आकलन कर रहे थे, तो ये चंपावत की जनता के साथ उसका अपमान कर रहे हैं वो। क्योंकि आप एक तरफा नहीं बात कर सकते कि आप बीजेपी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है, सीएम बनेंगे, सीएम जीत रहे हैं, एक बाहर की है ये प्रत्याशी है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब तक नतीजे सामने ना आ जाए तो इसमें हम इस तरह के आकलन पर मुझे लगता है कि चंपावत की हम सामान्य जनता का अपमान कर रहे हैं। वहाँ पर पूरा माहौल बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, औपचारिकता महज औपचारिकता निभा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए हमारी जो लोकल लीडरशिप है, जो क्षेत्रीय हमारी सब लीडरशिप है, हरीश रावत जी है, प्रीतम सिंह जी है, कर्ण मारे जी है, जसपाल आर्य जी है, प्रदीप टमटा जी है, गोविंद सिंह कुजवाल जी हैं, जितने बड़े वरिष्ठ हमारे पास क्षेत्रीय नेता हैं, सब वहाँ पर लगातार मौजूद रहे। और करण महाराज जी तो शुरुआती दौर से वहाँ पर लगातार मौजूद रहे। तो कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। चंपावत की जनता का बड़ा प्रेम और स्नेह हमारे सभी जनसभाओं में वसी जी एक सवाल मेरा ऐसे ही। वसी जी, जब चुनाव कमेटी गठित की गई थी सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए, तो उसमें मदन कौशिक का नाम नहीं था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का नाम नहीं था। उसको लेकर कांग्रेस बड़ा तंज कसती हुई नजर आई थी कि सर सुन लीजिए जरा, वसी जी सुन लीजिए, जैदी जी, तो कांग्रेस बड़ा तंज कसती हुई नजर आई थी और बीजेपी ने बचाव में ये कहा था कि हम क्षेत्रीय नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं, और अब कांग्रेस भी उसी ढर्रे पर है। कांग्रेस में क्या कर रहा है बताइए आप मुझे। कांग्रेस कह रही है कि हम भी क्षेत्रीय नेताओं पर भरोसा कर रहे हैं, और जब यही चीज बीजेपी ने की थी तो कांग्रेस सवाल उठा रही थी। तो एक तरफा बात नहीं कीजिए ना। अभी हरीश मैखुर जी भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे थे कि डेट टू डेट सारे स्टार प्रचारक आए हैं, तो कहाँ स्मृति ईरानी जी आई हैं, कहाँ अनुराग ठाकुर आए हैं, तेजस्वी सूर्य आए हैं, रेखा आदि अभी साथ में जो रेखा वर्मा का नाम वो सह प्रभारी है।
चलिए चलिए चलिए, चर्चा जारी रहेगी, चर्चा फिलहाल जारी रहेगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो संजीव वर्मा हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, इनसे सवाल लेंगे। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ संजीव वर्मा प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हुए हैं। संजीव जी। जी सर, कांग्रेस पर सवाल तभी उठाया जा सकता है जब आप पूरी तरीके से स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हो, लेकिन सर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के भी कई प्रवक्ता ऐसे, कई स्टार प्रचारक ऐसे हैं जिन्होंने जहमत तक नहीं उठाई जानने की उपचुनाव में क्या कुछ हो रहा है। दीक्षित जी, देखिए चंपावत अब उत्तराखंड के विकास का नेतृत्व करेगा और 31 मई को होने जा रहे चुनाव में सर सवाल का 1 to 1 जवाब दीजिए। सर संजीव वर्मा जी, आप घुमाते बहुत है बातों को। बताएं सर, जी, क्या बोल 1 to 1 जो मैंने सवाल था उसका सीधा सा जवाब, कि आप कांग्रेस पर तभी सवाल उठा सकते हैं जब आपके 40 के 40 स्टार प्रचारक, क्या जो अहम नाम है सीएम योगी के आ जाने से सारे नाम, सारा जो क्रेडिट है वो सीएम योगी को आप दे देंगे। आपकी लिस्ट में अनुराग ठाकुर थे, स्मृति ईरानी थी, ये तमाम नाम लिस्ट में तो हैं लेकिन चंपावत से गायब हैं। दीक्षित जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चंपावत का चुनाव लड़ रही है और हमारे जितने भी स्टार प्रचारक हैं समय समय पर वहां पर आए और उन्होंने अपनी भूमिका अदा करी। और जिस प्रकार से कल माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की चुनावी सभा चंपावत में हुई और एक भव्य सभा जिसमें चंपावत का आम जनमानस, जिसमें युवा हो, किसान हो, मातृशक्ति हो, सभी ने अपनी भागीदारी करी और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की ओर आगे बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी जबरदस्त हताशा है। उनका स्टार प्रचारक की तो आप बात छोड़ दीजिए, उनके जो स्थानीय नेता हैं जिनमें हरीश रावत जी हो, यशपाल आर्य हो, प्रीतम सिंह जी हो और गोदियाल जी हो, और तो और जो उनके अपने प्रदेश अध्यक्ष महाराज जी, पूरे चुनाव में पूरे एक आइसोलेशन की स्थिति में पूरी की पूरी कांग्रेस है और कोई भी कांग्रेस का नेता वहां पर जाने की जहमत नहीं उठा रहा है, क्योंकि वो पहले ही हथियार डाल चुके हैं, पहले स्वीकार कर चुके हैं कि चंपावत में कांग्रेस एक तरफा हार की ओर बढ़ रही है। और जिस प्रकार से अभी विगत 2-3 दिन पहले हरीश रावत जी मात्र एक रस्म अदायगी के लिए 2 दिन वहां पर गए, किंतु ना कोई जनसभा करी उन्होंने, ना कोई चुनाव प्रचार किया और वहां पर केवल 2-4 अपना पीसी वगैरह करके, रस्म अदायगी करके अपना देहरादून उन लोगों ने वापसी कर ली। और जिस तरह से आपके प्रदेश अध्यक्ष जिस प्रकार से करण महाराज जी, पूरा चंपावत का चुनाव, पूरे चंपावत का जब चुनाव आरंभ था वो पूरे गढ़वाल के दौरे पर थे। इससे कांग्रेस की गंभीरता को समझा जा सकता है कि कांग्रेस चुनाव को लेकर मिल गया मुझे जवाब, मिल गया मुझे भी मिल गया, जनता को भी मिल गया। चलिए वसीजयती जी, ये कितना भर भर के झूठ बोलते हैं भाजपा के प्रवक्ता, मैं समझ नहीं पाता हूँ। हरीश रावत जी की प्रेस वार्ता इन लोगों ने देखी, जनता को नहीं देखी। मैंने फोटोग्राफ भेजो क्या पर्सनल व्हाट्सएप पर? मेरे भाई, झूठ से आपके झूठ से पूरी जनता वाकिफ है, आपके झूठ से पूरी जनता वाकिफ है। सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी के पास, कांग्रेस पार्टी के अंदर विकास का न कोई एजेंडा है, न विकास का कोई रोड मैप है। आपके पास है तो केवल और केवल, आपके पास कुछ है तो केवल झूठ है, भ्रम है। आप तो किसकी जनसभा का फोटो चाहिए? देवेंद्र यादव जी की जनसभा का फोटो भेजो क्या?
आपको दिख रहा है, आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जबरदस्त भगदड़ की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जबरदस्त भगदड़ की स्थिति है। चलिए, मुझे लग रहा है कि अब डिबेट ऐसे ही होगी, क्योंकि आ गए आप लोग उसी ढर्रे पे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मुझे लग रहा है कि अब चर्चा इस तरीके से नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलिए संजीव वर्मा जी सुन लेते हैं, पहले मैंने आपको समझ दिया, सुन लेते हैं पहले वसी जैदी जी। प्रियव्रत जी, धन सिंह रावत जी का नाम स्टार प्रचारक में शामिल है। और मैं आपको बताता हूँ कि धन सिंह रावत जी अभी कुछ दिन पहले ही 5-6 दिन पहले एक पर्सनल कार्यक्रम में पिथौरागढ़ गए थे और चंपावत वाले रास्ते से ही गए थे। और चंपावत में उन्होंने न कोई दौरे किया, न उन्होंने कोई मीटिंग की, क्योंकि जो खेमा है त्रिवेंद्र रावत जी वाला खेमा है, उस खेमे को बिल्कुल किनारे कर रखा है पुष्कर सिंह धामी जी ने। तो आप स्टार प्रचारक में नाम तो लिखते हैं, उस क्षेत्र में जाते नहीं हो। अरे आपको तो काफी संजीव वर्मा जी, ये बड़ी गंदी आदत है, मैं इसको बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। संजीव वर्मा जी मौका देंगे, मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। तो आप जो कहते हो कि भगदड़ कांग्रेस से मची हुई है, भगदड़ भाजपा में मची हुई है। जो फुटबाजी आपकी जनता पूरी तरह देख रही है कि आपके यहाँ पर पूरे जो खेमेबाजी है, त्रिवेंद्र रावत जी का खेमा अलग है, पुष्कर सिंह धामी जी का खेमा अलग है, सेंट्रलाइज खेमा अलग है। चलिए, गुटबाजी देखिए, उत्तराखंड में अगर कोई भी नई कोई पार्टी बनती है उसमें भी गुटबाजी देखने को मिल जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी में, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर गुटबाजी का आरोप लगाती है और कांग्रेस बीजेपी के ऊपर। ये चीजें तो नई नहीं है ना। वसी जैदी जी कुछ नया लाइए जिससे जनता को कुछ अच्छा लगे। जी, ये जो भर भर के झूठ बोलते हैं कि इन्होंने कोई रैली नहीं देखी, हमारी कोई जनसभा इन लोगों ने नहीं देखी और हमारे यहाँ पर भगदड़ मच रही है, तो मैं इन्हें निवेदन करता हूँ इनके साथ कि भाई अपने गिरफ्तार में झांक कर देख ले भाजपा कि आपके यहाँ पर कितनी गुटबाजी है। मुझे कहना पड़ता है, जबकि मैं इन बातों को पसंद नहीं करता। प्रियव्रत जी, नहीं अच्छी लगती ये चीजें चर्चा में। जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता देख रही है, क्या सोच रही होगी कि आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच उनके विकास के लिए कोई बात ही नहीं हो रही है। कांग्रेस को पसंद नहीं करती, जनता भी कांग्रेस को पसंद नहीं करती। आप निश्चित रहिए। मुद्दों पर चुनाव लड़िए, आप लोग चुनावी मुद्दों पर चुनाव लड़ते नहीं हो, बाद में आपको कांग्रेस की गुटबाजी दिखाई देती है। अरे चंपावत के चुनाव में हमारी गुटबाजी से आपको क्या मतलब है? आप लोग अपने चुनावी मुद्दों नहीं, आपको भी नहीं मतलब होना चाहिए, इनको भी नहीं मतलब होना चाहिए, लेकिन दमखम के साथ कम से कम चुनाव तो लड़ना चाहिए ना। लेकिन वो नहीं दिख रहा है कांग्रेस में वसी जैदी जी, साफ तौर पर। विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपके पास कौन सा विकास का मुद्दा है, आप बताएं तो। कल योगी आदित्यनाथ जी जब बात कर रहे थे चंपावत की रैली में, मैं उनकी रैली को सुना, वो कह रहे थे कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है और ये चंपावत विकास से पूरी तरह अधूरा है। तो शायद 2002 से 7 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। 2012 से 2017 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। आपकी सरकार 10 सालों तक उत्तराखंड में रही। आप 5 काम अपनी सरकारों के मेरे को गिनवा दीजिए जो कांग्रेस की सरकारों ने उस समय चंपावत के लिए किया। आप गिनवाइए तो केवल 5 काम गिनवा दीजिए मात्र। संजीव वर्मा जी, पिछले 5 साल से चंपावत में आप बैठे हो, कैलाश गैतोड़ी जी स्थानीय विधायक हैं, सरकार आपकी है। मेरे भाई 12 से 17 तक तो आपकी सरकार थी, आप बताइए ना। तो 12 से 17 5 साल। संजीव वर्मा जी, ये कोई तरीका नहीं हुआ सर। 5 साल कम नहीं होते संजीव वर्मा जी, विकास करने के लिए 5 साल कम नहीं होते हैं। उसका बता दीजिए आप लोगों ने पिछले 5 साल में क्या किया? सरकार तो आपकी थी, अपनी बात तो पुरानी हो गई। सर 5 साल, संजय वर्मा जी, मेरा मानना है कि 5 साल कम नहीं होते विकास करने के लिए। हमने विकास किया है। नंबर करा देते हैं कि हमारे कैलाश गैतोड़ी विधायक थे यहाँ से, आप लोग थोड़ा नंबर करा के भेजते ना। यदि पिछले 5 साल से कैलाश गैतोड़ी जी विधायक थे, वो ये तो नहीं कहते कि विकास अधूरा है, चंपावत में कुछ नहीं हुआ। तो पिछले तो योगी आदित्यनाथ जी चलिए वसी जैदी जी जरा सुन लेते हैं संजीव वर्मा जी। संजीव जी, कोई तर्क वाली बात रखिएगा कि जिस तरीके से ये मत रखिएगा कांग्रेस ने विकास नहीं किया। भाई पिछले 5 साल आपकी सरकार रही, विधायक भी आपका, सरकार भी आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, फिर भी आप कह रहे हैं कि फिर भी आप कांग्रेस पर चले जाते हैं। पिछले अगर 10 साल की बात कर ले तो विधायक भी आपका रहा, कुछ ना कुछ तो किया होना चाहिए। अब आप ये तो सवाल उठा नहीं सकते कि कांग्रेस ने पिछले अगर 2012 से 2017 के बीच में कांग्रेस ने कार्य नहीं किया। अगर कांग्रेस ने कार्य नहीं किया तो आपको 17 से 22 के बीच में करना चाहिए था। ये तो तर्क वाली बात नहीं हुई। दीक्षित जी देखिए,
2022 का जो अभी विगत का चुनाव हुआ, हाँ। कांग्रेस पार्टी पूरा का पूरा चुनाव केवल और केवल नेगेटिविटी के ऊपर लड़ी, जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी। हमने जनता के सामने जो डबल इंजन सरकार ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए, हमने जनता के सामने उन कार्यों को गिनाया, उन जो धरातल पे दिखाई दे रहे हैं आज, जो आज धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के पास न कोई विकास का रोड मैप था, न विकास का ये एजेंडा प्रवक्ताओं वाला था, ये न थोड़ा सा विकास लहजा गिनाने थोड़ा सा के बदल लिए लीजिए इनके पास वर्मा कुछ जी, था। क्योंकि और आप एक चीज पर जाते हैं और जैसे ही मैं उस पर बात करना चाहता हूँ आप बदल देते हैं मुद्दा। चुनाव लड़ा, हम अपने विकास के काम गिनवा रहे थे और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राग अलाप रही थी। चलिए संजय वर्मा जी, ये नहीं। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। 4 धाम 4 काम कर गाना गा रही थी। और उत्तराखंड में गढ़वाल की इन लोगों ने कितनी एक तरह से उसको आइसोलेशन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं सोचता हूं आज प्रीतम सिंह जी जो पूरा का पूरा चुनाव लगभग समाप्त होने को है, अभी तक उनके चंपावत में दर्शन नहीं हुए। आपके यशपाल आर्य जी जो बिल्कुल एक इस विधानसभा के नेबर वाली विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अभी तक चंपावत में उनके दर्शन नहीं हुए। आपके और जितने बड़े नेता हैं अभी तक चंपावत में आए नहीं। उससे दूर से दूर तक यही दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही पूरी तरह से हार मान ली है और कांग्रेस के अंदर जबरदस्त हताशा का वातावरण है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बस इस समय हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं, वह प्रचार उस जीत को कितना प्रचंड बहुमत के साथ हम एक जीत के मार्जिन को और बड़ा कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, अरे मार्जिन छोड़िए संजीव वर्मा जी, मार्जिन तो छोड़ ही दीजिए जी, चुनौती पर खरे उतरिए, जो कसौटी मिली है उस पर खरे उतरिए। कहीं खटीमा वाला हाल हुआ तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए श्रीमान जी। चंपावत की जनता एक मुख्यमंत्री को चुनाव लड़वा रही है। खटीमा की भी जनता भी मुख्यमंत्री को चुनाव लड़वा रही थी संजीव वर्मा जी। खटीमा की जनता जो है वो भी मुख्यमंत्री को एक चुनाव लड़वा रही थी भाई। उन्हीं के फेस पर पूरी उत्तराखंड में चुनाव लड़े गए और फिर आप कह रहे हैं कि खटीमा की जनता और चंपावत की जनता तो जनता है, वोटर तो वोटर है। वही कांग्रेस है जो आपको जिसने आपको परास्त कर दिया मुख्यमंत्री खटीमा में। एक बड़े प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जिताकर भेजने जा रही है। और जिस तरह से चंपावत की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि हम विकास के साथ जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक इतनी बड़ी जीत चंपावत से चलिए जीत और हार का फैसला जो है वो 3 जून को हो जाएगा। चलिए वर्मा जी, जीत हार का फैसला 3 जून को हो जाएगा, साफ हो जाएगा किसके पत्ते में कितना दम है, किसके पास बादशाह आया, किसके पास गुलाम आया। चलिए वसीजा दीजिए। देखिए प्रियव्रत जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था इनसे और मुझे बड़ी हंसी आती है फिर भाजपा के प्रवक्ताओं पर। सवाल क्या पूछा जाता है, जवाब क्या देते हैं। नहीं वो वही मैंने साफ तौर पर कहा कि प्रवक्ताओं वाली थोड़ी भाषा छोड़ दीजिए, क्योंकि आप एनडी न्यूज पर बैठे हैं और प्रियव्रत दीक्षित की डिबेट में बैठे और प्रवक्ताओं वाली भाषा, मतलब ऐसा लगता है कि मैं पूछता क्या हूँ, जवाब क्या आता है, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। सवाल आपने 5 साल इनके चुनावी मुद्दों का पूछा था और ये कांग्रेस के मुद्दे गिनाते रह गए। नहीं हरकत तो वही होगी ना भाई, प्रवक्ता है किसी पार्टी के, चाहे आप हो चाहे वो हो, जब मुद्दों से भटक जाते हैं तो ऐसे ही जवाब आते हैं। चलिए वसीजा दीजिए। फिलहाल मेरा ये किसी के लिए पर्सनल टिप्पणी नहीं थी, ये प्रवक्ताओं के लिए थी। मैं याद दिलाता हूँ, सबसे बड़ी सवाल ये कि ये अभी बोल रहे थे कि वहाँ पर हरीश रावत जी नहीं गए, प्रीतम सिंह जी नहीं गए। प्रीतम सिंह जी की फोटो आप बताइए गए क्या? अरे गए क्या बताओ ना। सिंह जी का 2 दिन का दौरा था वहाँ पर और यशपाल आर्य जी वहाँ 1 हफ्ते से ज्यादा कह रहे हैं। एक फोटो दिखाओगे वहाँ की?
एक फोटो दिखाएंगे यशपाल आर्य की संजय वर्मा जी जरा सुन लेते हैं ना, आपको बड़े ध्यान से सुना। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैकुरी जी हैं, वसी जैदी जी हैं और मैं हूं। हम तीनों ने बड़े प्यार से सुना आपको। अब जरा सुन लेते हैं वसी जैदी जी को। देखिए, सवाल सबसे बड़ा ये है प्रियव्रत जी की कांग्रेस की फिक्र करना छोड़े, भाजपा अपना घर देखे। और जिस तरह का माहौल चंपावत में बना रहे हैं, इनके पास कहने के लिए मुद्दे नहीं है। बार बार ये कहते हैं चंपावत में जाते कि हम राजा को जिता रहे हैं, हमारे राजा बनने वाले हैं। सतपाल महाराज जी का बयान मैंने सुना, उन्होंने अपने एक पंचतत्व की कहानी सुनाते हुए कहा कि आप एक राजा का हाथ पकड़ लो तो सब आपका हो जाएगा। तो आप तो पुष्कर सिंह धामी जी की छवि को राजा वाली छवि बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है, वो बड़ा शर्मनाक और बड़ा हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री होता है, ये लोकतंत्र है। और इस तरह के घटनाक्रम करके भाजपा न सिर्फ संविधान दीक्षित जी राजा और साम्राज्य की बात इनके राहुल गांधी करते हैं लंदन में जाकर। राजा साम्राज्य की बात राजा और साम्राज्य की बात राहुल गांधी करते हैं लंदन में जाकर, जहां अपने देश की गरिमा को डाउन करने का काम करते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? कब कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से निजात मिलेगी? वो दिन शायद कांग्रेस पार्टी के लिए वो दिन कांग्रेस पार्टी के लिए शायद एक देखो ना, आप क्यों कांग्रेस में गांधी परिवार से निजात की बात करते हो? आप लोग अपना घर देखो, आपको मोदी से निजात चाहिए। अरे जिस तरह से आपके बड़े बड़े नेता रोजाना कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। अभी कपिल सिब्बल छोड़ के गए, सुनील जाखड़ छोड़ के गए, हार्दिक पटेल छोड़ के गए, और एक बहुत लंबी कतार है। मैं कितने लोगों के नाम आपको गिनाऊं ना, पिछड़े सभी बारी वही चलिए संजय वर्मा जी, पार्टी का है। चलिए वसी जैदी जी, संजय वर्मा जी, सभी लोग जा रहे हैं। नहीं मैं मानता हूँ। चलिए मैं मानता हूँ। वसी जैदी जी, एक मिनट चलिए। नहीं चाहिए कांग्रेस, आप जिस तरह से राजा वाली छवि बना रहे हो ना, मैं मानता हूँ। चलिए संजय वर्मा जी, वसी जैदी जी, एक मिनट। मैं मानता हूं कि नीतियां जो है वो प्रभावित नहीं करती पार्टी बदलने के लिए। पार्टी बदलने के लिए किसी की नीति से प्रभावित होकर जरूरी जाना नहीं है कि इधर से उधर हो गए। मुझे बीजेपी की नीति अच्छी लगी तो मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चला गया, या कांग्रेस की नीति अच्छी लगी तो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चला गया। राजनीतिक फ्यूचर सिक्योर करने नाम जैसी कोई चीज होती है, एक सिंड्रोम होता है फ्यूचर सिक्योर। वो फ्यूचर भी तो सिक्योर करना है ना राजनीति में। अब मैं मानता हूं कि अगर इस समय कोई बीजेपी छोड़कर उत्तराखंड बीजेपी से चला जाए तो मैं मानता हूं, मान लूंगा पूरी तरीके से। कोई अगर बीजेपी छोड़ के चला जाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे उत्तराखंड में हो, कोई भी अगर बीजेपी छोड़ के चला जाता है, मैं मान लेता हूं कि उसने बीजेपी की नीतियों से आहत हुआ है वो इंसान, और बीजेपी की नीतियों से आहत होकर उसने बीजेपी से त्यागपत्र दिया। मुझे एक नाम गिना देना आप लोग, ठीक है? क्योंकि 5 साल मलाई खाने का समय आ गया ना संजय वर्मा जी। 5 साल मलाई खाने का, अभी 2024 में चुनाव है संजय वर्मा जी, अभी 2024 में चुनाव है। मुझे पक्का पता है कि अभी ये चल और अचल, ये एक्सप्रेस फिर से चलने वाली है। दीक्षित जी, जैसे बीजेपी छोड़ के कांग्रेस, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी। अभी आपने कहा रीति और नीति, तो रीति और नीति से नहीं बल्कि गांधी परिवार से त्रस्त होकर गांधी परिवार। अरे सर संजय वर्मा जी, कहां से मैं सवाल पूछता हूँ और कहां आप गांधी परिवार पे पहुंच जाते हैं? हो चाहे सुनील जाखड़ हो, चाहे हार्दिक पटेल हो, चाहे इनके बहुत बड़े G23 ग्रुप, जो पूरा का पूरा एक कांग्रेस पार्टी के अंदर बना हुआ है, जो गांधी परिवार से त्रस्त होकर उनकी तानाशाही से परेशान होकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ने पर आमादा है। और जिस प्रकार से अभी चंपावत के ही ग्राम प्रधान से लेके पंचायत सदस्य से लेके पंचायत अध्यक्ष से लेके और कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे से लेके बड़े प्रदेश के पदाधिकारियों तक एक सैकड़ों की संख्या में इनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा बोलकर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। और उन तमाम लोगों ने
चंपावत का जो ये उपचुनाव चल रहा है, चलिए सुनील जाखड़ की मैं मान लेता हूं। चलिए मुख्यमंत्री संजय वर्मा जी एक प्रचंड जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से कमर कस रखी है। और मैं चंपावत की जनता से एक अनुरोध और अपील भी करता हूँ, आप सभी लोग चलिए संजय वर्मा जी एक मिनट चलिए मान लेता हूं ये सुनील जाखड़ हो गए, हार्दिक पटेल हो गए, तमाम कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर, इनसे क्षुब्ध होकर इन्होंने कांग्रेस त्याग दी। चलिए वर्मा जी सुन लीजिए ना जी, सुनील जाखड़ मान लिया, हार्दिक पटेल मांगे, जो भी तमाम नाम आपने गिनाए, इन्होंने सबने कांग्रेस से क्षुब्ध होकर कांग्रेस छोड़ दी। ठीक है, मुझे जो 2-4 सवाल हैं, 2-4 नाम मैं आपको गिनाता हूं। यशपाल आर्य, ठीक है, अभी 22 विधानसभा चुनाव से पहले यशपाल आर्य, उनके बेटे संजीव आर्य, हरक सिंह रावत, ये भी बीजेपी से परेशान हुए थे क्या? अब आरोप मत लगाइएगा इन पे कि इनको निकाला गया। देखिए जी, हरक सिंह रावत जी को बर्खास्त किया गया है पार्टी से, हरक सिंह रावत जी को पार्टी से बर्खास्त किया गया है। और यशपाल आर्य जी को जब ये कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, और इनको और इनके बेटे को, दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सम्मान दिया। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय हरीश रावत जी के द्वारा जो उनको एक दलित चेहरा बनाकर उनको ट्रैप किया गया कि यदि संजीव वर्मा जी आप तार्किक बात नहीं करते हैं। एक तो मुझे ये थोड़ा सा, हम एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और इसी में ट्रैप होकर यशपाल आर्य जी ने पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस की ओर गए। आज यशपाल आर्य जी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि मैंने हरीश रावत जी की बात, तो अभी भी बीजेपी में क्या जगह है उनकी? संजीव वर्मा जी, क्या बीजेपी में जगह है उनकी? नहीं, जवाब दीजिए, बीजेपी में जगह है क्या? अभी अगर कांग्रेस से इस्तीफा आ जाए उनका जोत सिंह वेस्ट की तरह, तो क्या बीजेपी शामिल कर लेगी या आम आदमी पार्टी को रुख अपनाना पड़ेगा? देखिए जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में उन तमाम लोगों के लिए जो माननीय मोदी जी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी, नहीं, सीधा सा सवाल 1 to 1, जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वार खुले हैं। फिर से कहीं वो रीति नीति से कांग्रेस से प्रभावित हो गए और फिर कांग्रेस बीजेपी से क्षुब्ध हो गए, तो फिर से वही सिलसिला चलता रहेगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम लोगों को जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, हमने उनको भरपूर सम्मान दिया, आदर दिया, सम्मान दिया। मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा। चलिए संजीव वर्मा जी, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, चंपावत पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग चंपावत पर बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि चंपावत उपचुनाव तो ऐसा लगता है कोई हलवा है, रखा है परोसा हुआ, प्लेट में खा लेंगे। बीजेपी को यही लगता है ना। लेकिन चलिए लौटेंगे वसीजा दीजिए, लेकिन कांग्रेस के लिए वही टेढ़ी खीर बन गई है। मैंने कहा चंपावत का चुनाव एक तरफा है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े प्रचंड बहुमत के साथ एक इतिहास कायम करने जा रही है, और इस समय हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उस जीत के अंतर को हम कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हम केवल उसके लिए काम कर रहे हैं। छोड़िए जरा जीत के अंतर को, छोड़िए संजीव वर्मा जी, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस खटीमा वाला ना दिख रहा है मुझे कि कहीं खटीमा, कॉन्फिडेंस नहीं सर, कि खटीमा में जिस तरीके से सीएम धामी ने इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था खटीमा से हम जीत ही जाएंगे, और 6000 के आसपास वोटों से भुवन चंद कापड़ी जी हार गए। चलिए वसीजा जी, आवाज पहुंच रही है? सर सवाल मेरा सुन लीजिए वसी जी, सर सवाल मेरा यह है कि बीजेपी जिस तरीके से कोई हलवा समझ रही है चंपावत उपचुनाव को, कि प्लेट में रखा है, चम्मच उठाना खा लेना है, लेकिन कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर बनती जा रही है चंपावत का उपचुनाव, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है। मैं जवाब दूं? जी मैंने बड़ी तसल्ली से सुना संजीव वर्मा जी के बात को, और मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया उन्हें। नहीं, संजीव वर्मा जी से भी उम्मीद यही है कि संजीव वर्मा जी पूरी तसल्ली बख्श तरीके से सुनेंगे और फिर जवाब लेंगे, उनसे तार्किक जवाब लेंगे। बदलने वाली बात का पहले जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि यशपाल आर्य जी, संजीव आर्य जी हरीश रावत जी के बहकावे में आ गए थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी।
तो ये जो सुनील जाखड़ जी का, हार्दिक पटेल जी का, कपिल सिब्बल जी का नाम गिना रहे हैं, तो ये बात तो खुद इनके ऊपर उजागर होती है कि भाजपा के बैठक में आ गए थे। और मैं इस बात को काफी चलिए उस चीज का मैंने जवाब दे दिया था वसीजा दीदी, उस चीज का मैंने जवाब दे दिया था। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। थोड़ा सा चंपावत, एक छोटा सा जवाब इनका दे देता हूँ। चलिए। चंपावत पे आता हूँ। इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने बहकावे में लिया, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उन्होंने कैबिनेट में जगह दी। तो जो ये दल बदलने वाली नीति, जो धन बल का प्रयोग करने वाली भाजपा है, ये इनके चेहरा उजागर करता है इनकी बात का, संजीव वर्मा जी का, कि ये लोग किस तरह से नीति या रीति के नाम पर ये कैसा धन बल का प्रयोग करते हैं। चलिए अब चंपावत पर, चंपावत वसी जी। चंपावत के अंदर कोई हलवा सजा हुआ नहीं है भाजपा के सामने। नहीं, ये वही समझ रहे हैं कि बस हलवा परोसा हुआ रखा है और बस खा लेना है, और कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर तैयार कर दी। या मुकाबले कांग्रेस बहुत मजबूत है। मैं इस बात को निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि निर्मला दीक्षित जी आज का सबसे बड़ा, चलिए थोड़ा तसल्ली बख्श सुन लेते हैं जरा जी। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था वर्मा जी, मैं आपसे भी बोलने दीजिए। 5 साल में चंपावत का विकास पूरी तरह प्रभावित रहा है। खटीमा इनकी बराबर वाली सीट थी पुष्कर सिंह धामी जी की, इन्हें तब टनकपुर और चंपावत याद नहीं आया। कोई एक विकास की योजना नहीं गिना सकते पुष्कर सिंह धामी जी अपने कार्यकाल में, या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में, या तीरथ सिंह रावत जी के कार्यकाल में। ये तीनों मुख्यमंत्री पिछले 5 साल तक कोई एक काम नहीं गिना सकते चंपावत का। चंपावत में स्थानीय प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी जीते। ये चुनावी मुद्दों को बरगला कर चुनाव लड़ती है भाजपा और इसका लाभ उठाती है चुनाव में। ये चुनावी मुद्दों को भटकाकर प्रोपोगेंडा पर चुनाव लड़ती है और इसका लाभ इन्हें मिला कि 5000 वोटों से हमारे प्रत्याशी को चंपावत में हार का मुंह देखना पड़ा। और कैलाश गहतोड़ी जी जो पिछले 5 साल से निकम्मे विधायक रहे थे, उन्होंने चंपावत में सीट इसलिए खाली की। सर थोड़ा सा शब्दों को मर्यादा रखिए सर। वसी जी चलिए, वसी जी थोड़ा सा शब्दों को मर्यादा को रखिए। बोलने से पहले सोचिए बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? सर वसी जी, मुझे आपकी ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा और डिबेट से भी हटाना पड़ सकता है। थोड़ा सा शब्दों को लगा लीजिए। एक विधायक के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शर्म कीजिए आप। चलिए संजीव जी। चंपावत एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है। हाँ। चंपावत 1997 में जिला बना था, बहुत महत्वपूर्ण जिला है और पिछले 5 साल में कोई एक काम आप नहीं गिना सकते, और जो काम नहीं करता उसे निकम्मा ही कहा जाता है। अरे सर वसी जी, जो काम नहीं करता उसे चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके के शब्द जो है वो मेरे पैनल में नहीं। 2017 तक आपकी निकम्मी सरकार थी, 2002 से 2007 तक आपकी निकम्मी सरकार थी। सुनेंगे मेरे से? अब आप सुनिए, अब आप निकम्मा वर्ड यूज कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, तो आपकी अपनी भाषा में क्या कहा जाएगा? चलिए वसी जी, मैंने शुरुआती दौर में ये कहा था, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा मेरी चर्चा में खास करके मत करिए, ठीक है? देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। सबसे बड़ी बात है वर्मा जी, आप चुनावी मुद्दों पर चुनाव लड़े तो कांग्रेस अपने मेरे भाई, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताओ ना, आप बताओ आपके पास कोई विकास का रोड मैप है? विकास का रोड मैप है आपके पास? कोई भी विकास का रोड मैप है? चलिए मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा उधर, जिस तरीके से विकास के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास है तो केवल और केवल झूठ। सुनिए, यशपाल आर्य जी की परेशानी कब आपने देखने की? यशपाल आर्य जी परेशान हो रहे हैं कांग्रेस से। यशपाल आर्य जी की परेशानी आपने कब देख ली? यशपाल आर्य जी कांग्रेस से परेशान है, वापस आने के लिए बेताब है। यशपाल आर्य जी ने लगातार 7 दिन तक प्रचार किया है चंपावत के अंदर, टनकपुर के अंदर, और बड़ा अच्छा चलिए एक मिनट वसी जी और संजीव जी, चलिए। अरे लौटेंगे, अभी समय है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हरीश मैखुरी जी मौजूद हैं। हरीश जी। प्रियव्रत जी, ऐसा है कि जो हमारा रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, चंपावत है, ये तीनों नए जिले बने थे तो उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री थी और हरक सिंह रावत जी जो आज किसी पार्टी में नहीं है, वो उस समय जो है उत्तराखंड में बड़े प्रभावशाली नेता थे बीएसपी के, उसके प्रभाव के कारण इनकी घोषणा पौड़ी में हुई। लेकिन इन तीनों जिलों की एक विडंबना है, रुद्रप्रयाग जिला इतना बिखरा हुआ है, कहाँ उसका मुख्यालय है, कहाँ उसका हॉस्पिटल है, कहाँ उसका न्यायालय है। अगर मतलब आदमी एक दिन में पैदल नहीं जा सकता इन तीनों जगह पर।
उसी तरह से बागेश्वर के हाल है और उसी तरह से चंपावत के हाल है। चंपावत में स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे ज्यादा खास्ता हाल। अब हमारे दोनों पार्टियों के प्रवक्ता अपने अपने मतलब पार्टी के काम गिना रहे थे, अपना कॉलर सफेद और दूसरे का कॉलर गंदा बता रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि दोनों पार्टियां करीब करीब 10 साल रह गई है, बीजेपी थोड़ा ज्यादा रही है, 1-2 साल 11 साल हो गया। लेकिन अभी जो हमारे तीनों ये नए जिले और 3 सीमांत जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इनकी स्थिति बहुत खराब है। स्वास्थ्य के मामले में खराब है, शिक्षा के मामले में खराब है, सड़कों के मामले में खराब है। मैंने कहा कि 40% गांव आज भी हमारे ऐसे हैं जहां 3 से लेके 30 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है लोगों को, अपना बोझा लेके, सामान के साथ, खाद्यान्न ले जाके, रसद के साथ पैदल जाना पड़ता। तो दोनों पार्टियों के माननीय विद्वान प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। अभी तक हमारे मतलब जो प्लानिंग है वो ठीक से हो नहीं पाई। उत्तराखंड इसलिए बनाया था कि भाई यहाँ पे सुविधाओं का अभाव, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हमारी आवाज उस प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच सकती जिस प्रभावी ढंग से पहुंचनी चाहिए, इसलिए उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। लेकिन उसके बाद भी हमारे आज करीब 40% गांव, खासकर पर्वतीय जिलों में 40% गांव ऐसे हैं जहां 3 से लेकर 30 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। ये हमारे राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय भी होना चाहिए। श्रम की बात भी है हरीश जी, मैं मानता हूं कि लगभग 20-21 साल का हो गया है उत्तराखंड, और इसके बाद भी ये अगर सुविधाएं हैं तो शर्म की बात है दोनों के लिए, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। और कम से कम 15-15 मिनट बैठ कर रोना चाहिए दोनों लोगों को कि हमने प्रदेश को दिया क्या है। और दूसरा, जो हमारे उत्तराखंड के एसेट्स हो सकते हैं, मतलब हमारे उत्तराखंड का खर्चा ज्यादा है। हमारा करीब 74,000 करोड़ का उत्तराखंड पे कर्जा है, जिसमें 43,000 करोड़ पिछली सरकारों का है और ये बाद का पिछले 5 साल का भी 30,000 करोड़ कर्जा चढ़ चुका है। तो अब हमारे एसेट्स क्या है जिनसे हम ये कर्जा चुकाएं? तो एक हमारे पर्यटन हो सकता है, हमारा जो उद्यान है वो हो सकता है, कृषि हो सकता है, और पहाड़ में छोटे छोटे उद्योग लग सकते हैं। अभी 21 साल उत्तराखंड राज्य बने हुए 8 पर्वतीय जिलों में नॉट अ सिंगल, मतलब जो छोटी एजेंसी होती है उद्योग की, वो स्मॉल स्केल उद्योग भी नहीं लगाए गए। तो कहाँ जाएंगे? और हमने पलायन आयोग भी बना रखा है। एक लाइन में पलायन आयोग बता सकता है। मैं तो कह रहा हूँ पलायन आयोग भंग करो, जो गांव प्राण है हमारे उनसे फीडबैक लो, वो बता देंगे हमारे गांव में क्या। सर, उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात तो यही है कि वहां पर पलायन आयोग तक बनाना पड़ गया। 730 के आसपास गांव ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से जो खंडर हो गए, और 80 गांव ऐसे हैं। जो 1600 गांव है उत्तराखंड के, 1600 गांव भूस्खलन और एवलांच की चपेट में आने के कारण, मतलब उनको जो है शिफ्ट करना है। मतलब जो जिला प्रशासन है उसकी रिपोर्ट है कि इनको शिफ्ट किया जाना है, अन्यत्र जो है माइग्रेंट किया जाना है उन गांवों के लिए। तो अब गांव खतरे में रह रहे हैं, उनकी क्या तैयारी है? हमारे सीमावर्ती गांव पलायन के कारण खाली हो रहे हैं, उनकी क्या तैयारी है? हमारी जो 4 धाम यात्रा रोड, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छी बना दी 4 धाम रोड। हालांकि उस पे भी बहुत रोडें अटकाने की, सो कॉल्ड पर्यावरण भी होने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई है और रोड अच्छी बन गई। रेल बन रही है, भविष्य में 1 करोड़ यात्री आएंगे, उनके लिए हमारी क्या व्यवस्था है? उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना है, स्वास्थ्य सुविधाएं बननी है, 4 धाम यात्रा मार्गों पे थोड़ा सा और विकास होना है। कुछ इस कोरोना काल में निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी विकसित हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास आज अपना ऑक्सीजन प्लांट है, ICU बेड है, कुछ स्पेशलिस्ट भी पहुंचे हैं, लेकिन अभी जो काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में होना चाहिए वो नहीं। हरीश जी, अगर बात की जाए तो उत्तराखंड ने देश को बहुत कुछ दिया है, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ यहाँ पर जंगल भी हैं, तो उत्तराखंड ने बहुत कुछ दिया है। मानते हैं कि उत्तराखंड में जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि ये पहाड़ों में तेज से नहीं चिल्लाना चाहिए, और आज उन्हीं पहाड़ों का सीना छलनी किया जा रहा है। रोड बनाए जा रहे हैं, माइनिंग की जा रही है, वहां पर डैम्स बनाए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड ने तो बहुत कुछ दिया है अपनी कुर्बानी देकर, और शायद उन्हीं जो ये साइंटिफिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, अगर बात की जाए तो उन्हीं पहाड़ों में हेलीकॉप्टर गड़गड़ा रहे हैं, जिन पहाड़ों में तेजी से चिल्लाने को भी हमारे बुजुर्ग मना करते थे। और इसी के चलते देख सकते हैं कि उत्तराखंड ने देश और प्रदेश को क्या कुछ नहीं दिया है, और बदले में राजनेताओं ने उन्हें क्या दिया?
सोच के भी शर्म आती है कि आज 20-21 साल होने के बावजूद उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं हैं। लोग दिल्ली जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। अरे लोगों की क्या बात करें, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब 2020 में बीमार हुए तो दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था उन्हें। हरीश जी, रेखा आर्या जी ने भी अपनी इस तरह की फोटो नोएडा के एक मतलब स्टार हॉस्पिटल से शेयर की थी कि मैंने यहाँ अपनी सर्जरी कराई, छोटी मोटी सर्जरी थी, जबकि देहरादून दून हॉस्पिटल में या कहीं भी हो सकती। तो नेताओं का तो हम उससे चर्चा करना व्यर्थ होगा, लेकिन जो भी मतलब कहीं उत्तराखंड में कहीं ना कहीं कुछ काम हुआ तो उसका जिम्मेवारी भी दोनों पार्टियों के सभी नेताओं की है, और अगर नहीं हुआ तो उसके लिए भी लायबिलिटी इन दोनों। चलिए हरीश जी, मैं एक मिनट का कमेंट लेना चाहूंगा दोनों ही अपने प्रवक्ताओं से। थोड़ा सा संजीव वर्मा जी, सबसे पहले आपकी बारी सर, थोड़ा सा मुद्दों पर बात कर लीजिएगा। 1 मिनट का समय है सर, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है। जी बताइए सर, इसी मुद्दे पर मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा। चलिए संजीव जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद चर्चा में आप सभी का स्वागत है और सीधे मैं जाना चाहूंगा संजीव वर्मा के साथ, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े। संजीव जी अपनी बात रखिए जल्दी से, समय का थोड़ा सा अभाव है। जी दीक्षित जी, देखिए युवा सोच दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की चंपावत की जनता ने पूरी मन बना लिया है कि उनको एक तरफा प्रचंड जीत के साथ चलिए संजीव वर्मा जी, समय थोड़ा समाप्त हो रहा है, समय चलिए थोड़ा सा बाइंड अप की ओर बढ़ते हैं और एक कमेंट मैं लेना चाहूंगा वसी जादी जी का इसी बीच। वसी जी थोड़ा सा कम शब्दों में अपनी 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि स्थानीय प्रत्याशी होने का निर्मला जयसवाल जी को बहुत लाभ मिलेगा। वो स्थानीय प्रत्याशी है, क्षेत्रीय मुद्दों से वाकिफ है, कांग्रेस चंपावत में एक बड़ी भूमिका के साथ चुनाव लड़ रही है और हम निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगे और चंपावत को एक उत्तम और उन्नत जिला बनाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। चलिए बिल्कुल, ये देखना होगा कि चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गया क्योंकि कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही है और बीजेपी भी अपने जीत के दावे कर रही है। बीजेपी कह रही है कि हम बढ़त के लिए, हम जीत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने वोटों की संख्या बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल समय थोड़ा सा अभाव है और फिलहाल आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए जिस तरीके से बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए तो बीजेपी का यह दावा कि हमारी जीत तो पक्की है, लेकिन हम सिर्फ वोटों की संख्या बढ़ाने के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कल सीएम योगी आदित्यनाथ चंपावत पहुंचे और उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट मांगे, तो ये उनके जो उन्होंने जनसभा की थी उसमें जो जनसैलाब उमड़ा था उसको देखकर ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस के लिए जो चंपावत का उपचुनाव है वो एक टेढ़ी खीर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।